नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। मैं हूं नदीम अहमद और आप देखना शुरू कर चुके हैं पांच का पंच। पांच का पंच में देश दुनिया की 5 अहम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आज पांच के पंच की पहली खबर अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से तनातनी बढ़ गई है, उससे जुड़ी है। इसके अलावा पांच के पंच की दूसरी खबर की बात करें तो दूसरी खबर जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर से है, जहां पर नई नवेली पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी ने आज प्रदर्शन किया। और इसके अलावा पांच के पंच की तीसरी खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इसके अलावा पांच के पंच की चौथी खबर बिलासपुर से है, जहां प्रदर्शन के दौरान विधायक देवेंद्र यादव का कुर्ता फाड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके अलावा पांच के पंच की 5वीं खबर राजधानी भोपाल से है। त्वेषा शर्मा आत्महत्या प्रकरण में न्यायिक हिरासत में भेजी गई रिटायर्ड जिला जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह जेल के अंदर की व्यवस्था को लेकर भी विवादों में घिर गए हैं। तो पांच के पंच की ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर पहुंचा रहे हैं, जिसे एक एक करके विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। पहली खबर ईरान अमेरिका से जुड़ी है। दूसरी खबर दिल्ली में नई नवेली पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से जुड़ी है। करोड़ों समर्थकों वाली सोशल मीडिया वाली ये पार्टी दिल्ली की जंतर मंतर पहुंची, तो क्या स्थिति रही विस्तार से आपको पहुंचाएंगे। तो पांच के पंच में ये 5 खबरें जो है एक एक कर आप तक पहुंचाएंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और पांच के पंच की पहली खबर आप तक पहुंचाते हैं। पहली खबर अमेरिका और ईरान से जुड़ी है। दरअसल इन दोनों देशों के बीच शांति समझौते को लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन बीच बीच में इन दोनों देशों के बीच तनाव भी बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने कहा है कि उसकी सेना ने गोरुक और केशम आइलैंड पर ईरानी रडार साइट्स पर हमला किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक पहले हॉर्मुज में ईरान के 4 अटैक ड्रोन मार गिराए गए, फिर आगे के हमले रोकने के लिए रडार साइट्स को निशाना बनाया गया। इसके जवाब में ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास दुश्मन के ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया। वहीं अमेरिका के मुताबिक ईरान ने कुवैत और बहरीन की और 7 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनमें 6 को हवा में ही रोक दिया गया, जबकि 7वीं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कमजोर हो गई है और उसके पास सिर्फ 21-22% मिसाइलें बची हैं। हालांकि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान ने अपनी 33 में से 30 मिसाइल साइट्स फिर से चालू कर ली है और उसके पास अब भी करीब 70% मिसाइल भंडार मौजूद है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के माहिरीन डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सर, दुनिया पूरी तरीके से इस बात पर हैरान है कि कल क्या होगा अमेरिका ईरान के बारे में, ये कोई नहीं जानता। एक दूसरे से शांति वार्ता की बात करना, एक दूसरे पर हमले करना, अभी कुवैत में जो हमला हुआ एक भारतीय नागरिक की भी मौत हुई। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं और क्या वक्त आ गया है कि भारत को अब इन दोनों देशों के बीच जो है दखल देने की जरूरत है, क्योंकि इससे ज्यादा नुकसान भारत को होता है। नदीम जी, देखिए, जो अब अमेरिका जिस रणनीति पर काम कर रहा है वो ज्यादा खतरनाक नजर आती है, क्योंकि जो फारस की खाड़ी के इलाके हैं और खासकर जो बंदर अब्बास से जुड़े इलाके हैं, इन इलाकों में जो रडार सिस्टम है, तो अब अमेरिका ने वहां पर हमला करना शुरू किया है, जिससे कि जो है ईरान की जो क्षमताएं उनको प्रभावित कर पाए। खासकर बैलिस्टिक मिसाइल जिसके बारे में संदेह किया जा रहा है, इतनी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, या वह अमेरिकन जो हमले उसको रोक नहीं पाए और उनको मार नहीं गिरा पाए। इसी कारण से अब अमेरिका इस प्रकार से हमले कर रहा है। लेकिन इन हमलों के सबसे खतरनाक यह है कि ईरान ने भी जो जवाब दिया, बहरीन में हमले किए बैलिस्टिक मिसाइल से, कुवैत में किए हैं, तो अब जबकि युद्ध विराम को लेकर इतनी अनिश्चितता आ गई है, तो जाहिर सी बात है कि यह युद्ध जो है बहुत खतरनाक मोड़ पर जा रहा है। इसके संकेत ईरान ने भी दे दिए। अब ऐसे में यदि यह युद्ध खतरनाक
मोड़ पर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है हॉर्मुज में संकट बढ़ेगा, बिल्कुल में संकट बढ़ेगा। इसका मतलब है कि दुनिया हॉर्मुज में पे संकट बढ़ेगा और पूरी दुनिया परेशान होगी। लेकिन सर सवाल ये है ना कि एक हाथ से बातचीत और दूसरे हाथ से आप जो है ईरान पर हमला करो, ये कब तक चलेगा? दूसरा सवाल यह है कि दुनिया भर के देश ये तमाशा क्यों देख रहे हैं, वो क्यों नहीं आगे आकर अमेरिका और ईरान को समझाते हैं? जी बिल्कुल, देखिए बड़ा अहम सवाल है आपका। जबकि पुतिन और ट्रंप दोनों चीन के दौरे पर गए थे और शी जिनपिंग से बातचीत में यह एक विचार भी दुनिया के सामने आया था कि क्या ईरान में युद्ध विराम हो जाएगा। लेकिन यदि ईरान में युद्ध विराम नहीं हो पा रहा है, तो यह तो दुनिया भर की नाकामी है, ये यूरोप की नाकामी, ये चीन की नाकामी है, यह पाकिस्तान जैसे वो देश जो मध्यस्थता का दावा करते थे। तो ये तो सबसे बड़ी सर यूनाइटेड नेशन की नाकामी है। यूनाइटेड नेशन अमेरिकी नेशन बन के रह गया है, वो कुछ कर ही नहीं रहा है और इससे पूरी दुनिया जो है वो प्रभावित नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि इस तरीके से कब तक चलेगा अमेरिका ईरान के बीच? कभी शांति वार्ता की खबर सामने आ रही, कभी मिसाइल हमले की। सवाल यह है कि इससे पूरी दुनिया प्रभावित है, तो इसके रास्ते क्यों नहीं निकाले जा रहे हैं और पूरी दुनिया के देश इस पर तमाशा क्यों देख रहे हैं? और चलिए बिना देरी के खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की दूसरी खबर आप तक पहुंचाते हैं। दूसरी खबर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से है, जहां पर सोशल मीडिया से उभरी एक नई नवेली पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी ने आज शक्ति प्रदर्शन किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर जमकर प्रदर्शन किया गया। हजारों कार्यकर्ता इस दौरान पहुंचे। फाउंडर अभिजीत दीपके भी मौजूद रहे। हजारों प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नारे लगाए गए। अभिजीत शनिवार सुबह अमेरिका से दिल्ली पहुंचे। वे करीब 1 घंटे के बाद एयरपोर्ट से बाहर निकले। बाहर आने में देरी की वजह सामने नहीं आई। अभिजीत ने बाहर आकर अंबेडकर की किताब को हाथ में उठाया। इसी किताब को लेकर वे प्रदर्शन भी करते नजर आए। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का आज पहला प्रदर्शन है। यह विरोध नीट, यूजी, पेपर लीक और सीबीएसई, एसएससी, जीडी जैसी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ है और धर्मेंद्र प्रधान यानी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा जुड़ गए हैं। स्पर्श, जंतर मंतर पर आज ये प्रदर्शन जारी है, क्या कुछ अपडेट है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी की जो उम्मीद थी कि लाखों समर्थक आएंगे वो पहुंचे थे, और अभी की स्थिति क्या है? सुनने में यह भी आ रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी पर केस दर्ज हुई है। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से आज प्रदर्शन का ऐलान किया गया था। 5 बजे तक का जो प्रदर्शन का समय है वो जो है कॉकरोच जनता पार्टी को दिया गया था, लेकिन इससे पहले ही जो है ये प्रदर्शन कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से खत्म कर दिया गया। इस प्रदर्शन में अगर हम बात करें, अभिजीत जो है वो शामिल हुए थे। इसके अलावा सोनम वांगचुक भी धरना स्थल पर देखने को मिलते हुए नजर आए और हमने देखा कि किस तरीके से सुबह से ही इस प्रदर्शन को लेकर जो एक क्योस है वो सीधे तौर पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा था। जब दिल्ली एयरपोर्ट पर अभिजीत दीपके पहुंचे तो उन्होंने अपने हाथ में जो संविधान की कॉपी है और या फिर कहें कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो ऑटोबायोग्राफी है वो भी जो है अपने हाथ में जो है सीधे तौर पर ले रखी थी। और जिस तरीके से जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, सीधे तौर पर हम बात करें तो भारी संख्या में जो पुलिस बल है उसकी तैनाती थी। करीब 1000 से ज्यादा जो पुलिस बल है उनकी तैनाती थी। दिल्ली के आसपास के बॉर्डर्स की सुरक्षा जो है कड़ी कर दी गई थी। और जो फाइनल चीज निकलकर सामने आ रही है वो ये कि अल्टीमेटम दिया गया है। सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जो है इस्तीफा देना चाहिए, और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा अगर नहीं देते हैं तो आने वाले समय में एक बार फिर से प्रदर्शन जो है अगले हफ्ते जंतर मंतर पर किया जाएगा। और इस प्रदर्शन को न केवल जंतर मंतर बल्कि इससे भी आगे ले जाते हुए जो है जो जंतर मंतर से आगे ले जाते हुए देश भर में जो है प्रदर्शन किया जाएगा। बिल्कुल, देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन ये भी है कि जब आगे पार्टी जो है प्रदर्शन करेगी स्पर्श, तो उसको लेकर के भी अब दिल्ली पुलिस तैयारी करेगी। और जो आज का प्रदर्शन रहा, क्या उसे सीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो क्या कह रहे हैं? आज का प्रदर्शन कामयाब रहा कि अब दोबारा फिर आना पड़ेगा जंतर मंतर? देखिए, अब भीड़ थी, ये कहा जा सकता है कि जंतर मंतर पर जो है पहुंचे हुए थे लोग, लेकिन दिल्ली पुलिस पहले ही अपनी सुरक्षा जो है पूरी तरीके से चाक चौबंद जो है करती हुई नजर आई थी। प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन आज को एक तरीके से देखा जाए तो ये
जिस तरीके से ज्ञापन देना होता है उस तरीके से प्रदर्शन जो है दिया गया। इस प्रदर्शन का आउटकम क्या निकला, जिस तरीके से हाइप सोशल मीडिया पर देखने को मिलती नजर आई। 22 मिलियन से ज्यादा जो फॉलोअर्स है वो जो है कॉकरोच जनता पार्टी के जो है बन गए थे, लेकिन क्या उस संख्या में भीड़ देखने को मिलती हुई नजर आई या नहीं आई, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है चीज थी। लेकिन जिस तरीके से जो है प्रदर्शन के आगे का रूपरेखा रहने को लेकर बातचीत कही गई कि अगर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है अपना इस्तीफा नहीं देते हैं तो इस प्रदर्शन को जो है आगे भी जारी रखने का जो काम है वो सीधे तौर पर जो है किया जाएगा। तो ये बता रहे हैं कि एक लंबी जो है दौड़ में वो नजर आ रही है। उसका पहला बिल्कुल देखना होगा कि अब सरकार को जो अल्टीमेटम दिया है कॉकरोच जनता पार्टी ने, उसका असर क्या नजर आता है और क्या आने वाले वक्त में दोबारा लोग जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक जंतर मंतर आते हैं, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा तमाम जानकारी के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और पांच के पंच की तीसरी खबर आप तक पहुंचाते हैं। खबर राजधानी भोपाल से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के 2 राज्यसभा उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने अपना नामांकन पत्र जो है वो आज करीब 12:30 बजे दाखिल कर दिया। इससे पहले प्रदेश भाजपा कार्यालय में विधायकों की बैठक हुई। इसमें दोनों प्रत्याशियों के अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी थे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और दोनों उम्मीदवार भाजपा कार्यालय के शो और हनुमान मंदिर पहुंचे। वहां पूजा अर्चना के बाद विधानसभा के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उनके साथ 15 से ज्यादा कारों का काफिला भी नजर आया। तो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश से अपने 2 राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया और उन्होंने आज 12:30 बजे अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल, ये 2 नाम जिन्हें भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेज रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के प्रत्याशी के नाते से हमारे दोनों प्रत्याशी श्रीमान तरुण चुग जी और श्रीमान रजनीश अग्रवाल जी का नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए हमारे एसोसिएट अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी, हमारे संसदीय कार्य मंत्री कैलाश जी विजयवर्गीय जी, हमारे डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी, वरिष्ठ मंत्री माननीय राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी, सारे मित्रों के साथ सारे मंत्रीगण, विधायक, सांसद, हम सब ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित दोनों राज्यसभा के माननीय सदस्यगणों के नॉमिनेशन फॉर्म को यहाँ जमा किया है। इस अवसर पर हम सब अत्यंत हर्षोल्लास के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हुई है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज हमारा अपना ये नॉमिनेशन फॉर्म के भरने के साथ ही विजय का संकल्प। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जुड़ गए हैं। अनुराग, ये नामांकन पत्र तो दाखिल कर दिया गया है, बीजेपी ने 2 सीट बीजेपी के पास थी, उसके लिए उम्मीदवार का ऐलान हुआ। तीसरी सीट के बारे में भी जमकर कयास लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है या ये माना जाए कि बस 2 राज्यसभा बीजेपी के पास, 1 कांग्रेस के पास है, तो बस ऐसा ही होने वाला है और कुछ भी नया सियासी गुड़ा गणित नहीं बैठने वाला है भोपाल में? देखिए, अब तक की स्थिति तो यही है जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन ऐसा ही होगा ये अभी 2 दिन इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हलचल बहुत तेज है। ऐसा नहीं है तूफान के पहले की शांति भी कही जा सकती है। बीजेपी ने अपनी दोनों श्योर सीट के लिए नॉमिनेशन फाइल करवा दी है, तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल के, लेकिन मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन अभी फाइल होना बाकी है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज हो रही है और कहीं ना कहीं भाजपा की नजर इस बैठक पर है। इस बैठक को देखकर भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ लगता है कि उसके अनुकूल स्थितियां बन रही है तो तीसरे उम्मीदवार को उतार सकती है। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि हम अगर उतरेगा उम्मीदवार तो हम जीतेंगे भी। हेमंत खंडेलवाल कहते हैं कि फिलहाल हमारा 2 सीटों पर अधिकार है और हम उसी 2 सीटों के साथ जा रहे हैं। तो अलग अलग बयान बीजेपी की तरफ से आए हैं और यही कारण है कि अभी इस मामले में निश्चितता नहीं है।
थोड़ा बीजेपी वेट एंड वॉच कर रही है और उसके बाद में जो स्थितियां बनेगी कांग्रेस के अंदर, उस पर ही भारतीय जनता पार्टी अपनी तीसरी उम्मीदवार को लेकर फैसला कर सकती है। बिल्कुल अनुराग, ये सवाल इसलिए था कि हमने बिहार जैसे राज्य में देखा जहां गुड़ा गणित पूरी तरीके से एमआईएम को मिलाकर हो जा रहा था तेजस्वी के पक्ष में, इसके बावजूद भी वहां राज्यसभा का उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से जीत गया था। इसीलिए मध्य प्रदेश की बात हो रही है, क्योंकि जब से नटराजन की उम्मीदवारी का ऐलान हुआ है खुलकर कई लोग जो है इसका विरोध भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है ये, और कहीं ना कहीं बीजेपी एक स्ट्रेटजी भी बना सकती है कि ये अचानक कांग्रेस को झटका दिया जाए। बीजेपी ने अपना प्लान तैयार रखा हो, लेकिन बीजेपी उसको कहीं ना कहीं सोच रही होगी कि अभी जब तक के आखिरी समय नहीं आता नॉमिनेशन फाइल करने का, तब तक इसको लीक ना किया जाए, कौन उनके साथ है कौन नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये भी चाहेगी कि एश्योरेंस कांग्रेस करने की कोशिश ना करे, वो कहीं ना कहीं निश्चिंत रहे, और जैसा बिहार का घटनाक्रम था उसी को दोहराने की कोशिश बीजेपी की यहाँ हो सकती है। तो निश्चित रूप से अभी थोड़ा सा इंतजार है, और उस इंतजार के बाद ही ये पिक्चर बिल्कुल थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही मध्य प्रदेश के सियासत का ये जो गुड़ा गणित का खेल है वो साफ हो पाएगा। बहुत शुक्रिया अनुराग बालवी, तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे और अपने दर्शकों को अपडेट करते रहेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की चौथी खबर आप तक पहुंचाते हैं। खबर बिलासपुर से है, जहां पर हाल ही में कांग्रेस पार्टी की तरफ से पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन किया गया था, लेकिन इस प्रदर्शन से जुड़ा एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद से कांग्रेस विधायक पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल पूरा मामला कुर्ता फाड़ने के वीडियो को लेकर के है। नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन के दौरान एमएलए ने अपने हाथों से कुर्ता फाड़ा था। हालांकि देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने उनका कुर्ता फाड़ा। बाद में वीडियो सामने आने के बाद देवेंद्र यादव समेत 9 पर सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज हुआ। अब पूरे मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस के सभी नेताओं को अपना कुर्ता फाड़ना चाहिए। पीएससी छात्रों के साथ अन्याय हुआ तो कुर्ता क्यों नहीं फाड़े। अब आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को हटाने के लिए सब सामने आ रहे हैं। कांग्रेस को आदिवासी नेतृत्व स्वीकार नहीं होता। देखिए, देवेंद्र यादव की छवि कैसी है और किस तरीके से वो व्यवहार कर रहे हैं, मुझे उस पर नहीं कहना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो फिर सभी नेताओं को अपने कुर्ते फाड़ देना चाहिए, जिन्होंने कहते हैं हमारे नौजवानों के भविष्य को अंधकार में ढकेला और किस तरीके से उनका भविष्य खराब किया। पीएससी का घोटाला जिस तरीके से पूरे प्रदेश में गूंजा, और किस तरीके से हमारे होनहार जो विद्यार्थी थे उनको दरकिनार करते हुए पूरे सिस्टम को खत्म करने की जो साजिश रची, और अपने अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को दे, उस तर्ज पर उन्होंने अपना जो कार्य किया। अब ये तो वही बता पाएंगे, और जब जब उनके पार्टी में आदिवासी समाज के प्रदेश के अध्यक्ष होते हैं तब तब उनके साथ में यही व्यवहार किया जाता है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज गुप्ते जुड़ गए हैं। पंकज, ये जो वीडियो वायरल हुआ इसने फजीहत तो करा दी है। इस पूरे मामले पर बिलासपुर के कांग्रेस नेताओं या देवेंद्र यादव का क्या कुछ कहना है, कोई जानकारी मिली? देखिए, आपको बताना चाहता हूँ पूरा मामला 3 जून का है, जिसमें जो नीट पेपर लीक हुआ था उसको लेकर के एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया, जिसका उनका सीधा लक्ष्य था केंद्रीय राज्य मंत्री टोकन साहू का बंगला। उसको घेरने के लिए ये निकले हुए थे। इसको लेकर के पुलिस ने पूरी तरह से कड़ी प्रबंध करके रखा हुआ था। 3 लेयर लगाए गए थे, जिसमें पहले लेयर को एनएसयूआई ने भाग लिया था, उसके बाद दूसरे लेयर के बैरिकेड तक चढ़ गए थे, लेकिन तीसरे लेयर को पार नहीं कर पाए। नाकाम होने के बाद में जो देवेंद्र यादव थे वो और उनके समर्थक अपने रूट को छोड़ दूसरे रूट जहां पर कलेक्टेड, जहां पर किसी प्रकार का कोई बैरिकेड नहीं था, उस सब जाना चालू कर दिए और पूरी तरीके से हंगामा करना चालू कर दिए। इसको लेकर के पुलिस ने हल्का बल प्रदर्शन किया। वहीं पर जो धक्का मुक्की हुई तो एक आरोप सामने आया कि देवेंद्र यादव का पुलिस ने कपड़ा फाड़ा है, लेकिन जो अभी वीडियो सामने निकल के आ रहा है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि देवेंद्र यादव स्वयं अपने कुर्ते को फाड़ रहे हैं। इसको लेकर के सियासत काफी ज्यादा तेज हो गई है, और इधर जो रास्ते को बाधित करने और बलवा
लेकर के सिविल लाइन पुलिस ने देवेंद्र यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़, प्रदेश अध्यक्ष और समेत बिलासपुर के जो शहर अध्यक्ष है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। अब देखना ये होगा कि आगे की पुलिस कार्रवाई क्या करती है। बिल्कुल, आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया पंकज गुप्ते तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा बिलासपुर की तमाम खबरों पर, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की 5वीं और अंतिम खबर आप तक पहुंचाते हैं। खबर भोपाल से। दरअसल त्विषा शर्मा केस मामले में समर्थ सिंह और पूर्व जज गिरिबाला सिंह को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है, लेकिन जेल के अंदर की व्यवस्था को लेकर भी विवादों में यह पूरा मामला सामने आया है। मां बेटे को भोपाल सेंट्रल जेल भेजे जाने के बाद अस्पताल वार्ड में रखे जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया, जिसके बाद जेल मुख्यालय ने पूरे घटनाक्रम की जांच कराई। जांच रिपोर्ट जेल डीजी वरुण कपूर को सौंप दी गई है। बता दें कि जेल पहुंचने के बाद गिरिबाला सिंह को महिला वार्ड में इमरजेंसी उपचार के लिए बनाए गए 3 बेड वाले हिस्से में रखा गया है, जबकि समर्थ सिंह को जेल के अस्पताल खंड बी में भर्ती किया गया। जेल में दोनों को अस्पताल वार्ड में रखने की जानकारी सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया। इसके बाद प्रशासन ने दोनों को सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। तो भोपाल के चर्चित त्विषा शर्मा आत्महत्या का ये पूरा मामला, इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है। और इसी बीच जब पूछताछ की अवधि पूरी हुई सीबीआई की तरफ से, इसके बाद से कोर्ट ने इनको न्यायिक हिरासत में भोपाल सेंट्रल जेल भेज दिया था। लेकिन अब जेल में रखने को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। मां बेटे को भोपाल सेंट्रल जेल के अस्पताल वार्ड में रखे जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया और अब जेल मुख्यालय ने पूरे घटनाक्रम की जांच कराई, जिसके बाद से इसकी रिपोर्ट डीजी वरुण कपूर को सौंप दी गई है। बता दें कि जेल पहुंचने के बाद गिरिबाला सिंह को महिला वार्ड में इमरजेंसी उपचार के लिए बनाए गए 3 बेड वाले हिस्से में रखा गया है। इसके अलावा पूर्व जज गिरिबाला सिंह के बेटे समर्थ सिंह को जेल के अस्पताल खंड बी में भर्ती किया गया। जेल में दोनों को अस्पताल वार्ड में रखने की जानकारी सामने आने के बाद यह विवाद खड़ा हो गया। इसके बाद प्रशासन ने दोनों को सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। और फिलहाल 5 के पंच में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।